हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, प्री बोर्ड परीक्षा सामान्य हिंदी का पेपर इंटरमीडिएट का कैसा आया था सब कुछ बताएंगे, एक एक क्वेश्चन बताएंगे और सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पेपर। तो देख सकते हैं आप आज का हमारा पेपर है इंटरमीडिएट प्री बोर्ड परीक्षा सामान्य हिंदी का। ठीक है, पूर्णांक देख सकते हैं आप, पूर्णांक इसका 100 नंबर का है। ठीक है, इंटरमीडिएट में जो चाहे आपका प्री बोर्ड का हो चाहे बोर्ड एग्जाम का, ठीक है, पेपर का पूर्णांक आपका 100 नंबर का होता है। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया। समय कितना दिया गया है? 3 घंटे 15 मिनट का, जिसमें 15 मिनट छात्र छात्राओं को पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटे में आपको पेपर करना होता है। ठीक है, चाहे जिस सब्जेक्ट का हो, इंटरमीडिएट में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। चलिए देख लेते पेपर हमारा आया कैसा था। ठीक है, तो है क्या 10 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी रखे गए। कितने रखे गए हैं? कम से कम 10 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी रखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को। तो देख सकते हैं आप, पहला हमारा क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? क्या लल्लू लाल है, मुंशी इंशाअल्लाह खां है, या फिर सदा सुखलाल है, सदल मिश्र है। ठीक है, तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक है वो कौन है? मुंशी इंशाअल्लाह खां। कौन है? मुंशी इंशाअल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। अगर आपसे पूछ लेता इंदुमती कहानी के रचनाकार बताइए तो वो है किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, रानी केतकी की कहानी के मुंशी इंशाअल्लाह खां। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है खा नंबर। देख सकते हैं आप, खा नंबर हमारा क्वेश्चन है कामिनी महाकाव्य। कामिनी नहीं है, कामायनी है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी महाकाव्य। ठीक, सही कर लेना। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? ठीक है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? ठीक, देख सकते हैं आप, 9 है, 15 है, 12 है, या फिर 17 है। ठीक है, तो कामायनी महाकाव्य जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है उसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है। ठीक है, उसमें सर्गों की संख्या आपकी 15 है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक कौन है? ठीक है, प्रयोगवादी कविता का जो युग है वो उसके जनक कौन है? ठीक है, विकल्प आपका अस्सेय दिया है। ठीक है, यहाँ पे अज्ञेय है। ठीक है, अज्ञेय, मुक्तिबोध, रामधारी सिंह दिनकर या फिर धूमिल। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे ये हमें बताना है। देख सकते हैं, विकल्प है आपका जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या फिर श्याम सुंदर दास। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे तो आप कौन सा लगाते? महावीर प्रसाद द्विवेदी। चूंकि 1903 से 1920 तक कम से कम 17 साल तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, लेकिन ये प्रथम संपादक नहीं थे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास है। ठीक है, कौन है? श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक है। अगर ये ना दिए होते तब आप महावीर प्रसाद द्विवेदी को लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर प्रथम संपादक पूछा जाए तो आपको श्याम सुंदर दास पे लगाना है। ठीक है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करना। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है दीप जले शंख बजे। दीप जले शंख बजे जो रचना है उसकी विधा कौन सी है? ठीक है, इस रचना की विधा कौन सी है? क्या ये रेखा चित्र है, ललित निबंध है, यात्रा वृतांत है, या फिर संस्मरण है? तो दीप जले शंख बजे हमारा ललित निबंध है। कौन सा है? ललित निबंध, यानी कि निबंध की रचना है। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? क्या वो हुंकार पे मिला है, रश्मिरथी खंड काव्य पे मिला है, कुरुक्षेत्र पे मिला है, या फिर उर्वशी पे मिला है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना उर्वशी के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? उनकी रचना उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि कौन है? निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि कौन है? देख सकते हैं आप, विकल्प जयशंकर प्रसाद, बिहारी, नागार्जुन, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, तो छायावादी कवि में हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ये कवि क्या है? छायावादी युग के प्रमुख आधार स्तंभ है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप जयशंकर प्रसाद जी हमारे क्या है? छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ठीक, तो विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? विकल्प देख लीजिए, विकल्प
विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, सुमित्रा नंदन पंत जी को, या फिर जयशंकर प्रसाद जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को। ठीक है, तो छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। ठीक है, ये चारों, हालांकि ये चारों ही छायावादी युग के कवि हैं, परंतु जयशंकर प्रसाद जी को ही छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, हमारी अगली रचना है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का, मुंशी प्रेमचंद जी का, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का, या फिर धर्मवीर भारती जी का। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद जी के जो नाटक और रचनाएं हैं वो गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, ठीक है, इस टाइप से हैं। और जयशंकर प्रसाद की हैं आंसू, लहर, झरना, और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त इनके क्या है? नाटक है। ठीक है, तो ये रचना हमारी जयशंकर प्रसाद जी की। देख सकते हैं आप, पहला विकल्प सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप 3 क्वेश्चन बैक टू बैक, ये खा गा घा, ये जयशंकर प्रसाद जी पे ही बेस्ड है। ठीक है, अच्छे से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है, बहुत ही ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, हमारा अगला क्वेश्चन आया था, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक कौन है? ठीक है, आवारा मसीहा शरद चंद्र चटर्जी जी की जीवनी है। आवारा मसीहा शरद चंद्र चटर्जी जी की जीवनी है, जिसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं, यशपाल हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, या फिर मोहन राकेश है। ठीक है, तो आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी, और ये जीवनी शरद चंद्र चटर्जी जी की है, जिसको विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। मोहन राकेश की लहरों पे राजहंस है। ठीक है, धर्मवीर भारती की जीवनी। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। ठीक है, दिए गए गद्यांश पे आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। तो गद्यांश है आपका, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं, या फिर भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखने वाला कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पे मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो गद्यांश है, इसके लेखक कौन है, ये हमें सबसे पहले बता। ठीक है, और इस गद्यांश पे आधारित हमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देख सकते हैं आप, लेखक किनारे एक दूसरे का विरोधी किसे नहीं मानता है, और इसके अगर आपको लेखक पहचानना है तो देख सकते हैं आप, गद्यांश में जो क्वेश्चन पूछे गए उसी में बता दिया गया है, डॉक्टर कलाम। यानी कि ये जो गद्यांश है, ये हमारे इसके लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन है इसके लेखक? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ये उनका जो पाठ है हम और हमारा आदर्श का है। ठीक है, हम और हमारा आदर्श का ये गद्यांश है, जिसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। ठीक है, अथवा में भी एक गद्यांश पूछा गया है, तो अथवा वाला गद्यांश कौन सा आया था? देख सकते हैं आप, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य, समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। देख सकते हैं आप, ये क्या है? राष्ट्रीयता बलवती होगी। समस्त राष्ट्रीय पृथ्वी, देख सकते हैं आप, कितनी जगह, हर जगह ज्यादातर राष्ट्रीयता की बात हो रही, अर्थात पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। ठीक, पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप, क्योंकि राष्ट्र के स्वरूप पाठ में क्या होता है कि ज्यादातर राष्ट्र की बात की जाती है। ठीक है, तो आप देखते ही पहचान जाइएगा कि ये राष्ट्र का स्वरूप है, जिसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और ये राष्ट्र के स्वरूप से बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको भी अच्छे से तैयार कर लेना। देख सकते हैं आप, हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। क्या पूछा जा रहा है? दिए गए पद्यांश पे आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, पद्यांश देख लीजिए। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। ठीक है, तो ये किसका है? ये हमारे अभिनव मनुष्य का है। ठीक है, अभिनव मनुष्य जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है, उसने वैज्ञानिक रचनाएं की है, उस पे आधारित आपका ये पाठ है, अभिनव मनुष्य, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। इस पद्यांश पे आधारित आपको इन 5 क्वेश्चंस के आंसर देने। अथवा में भी एक पद्यांश आया है, देख सकते हैं आप। कहते आते थे अभी नरदेही, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी हाय यह विरुद्ध विधाता है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। तो ये जो पद्यांश है, ये हमारे कैकेयी के अनुताप का है, जो कि कैकेयी राम जी से अपना दुखड़ा सुना रही थी। ठीक है, तो ये कैकेयी के अनुताप का है, जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? इस पद्यांश से बेस्ड 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनको इस पद्यांश की हेल्प से आपको सॉल्व करना। चाहे ये वाला पद्यांश सॉल्व कर लेना, चाहे ऊपर अभिनव मनुष्य वाला पद्यांश आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 में से एक करना है। 10 नंबर आपके होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
हमारा अगला क्वेश्चन है 5वें का निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। ठीक है, 80 शब्दों में आपको ये जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और रचना करनी है। ठीक, देख सकते हैं आप। आया है वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक है, हमने जब आपको बताया था कि कौन से लेखक का जीवन परिचय आएगा, तीनों लेखक के बारे में बताया था, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, हमने क्या किया है, 5 लेखक का जीवन परिचय बनाया है। अगर आप उन 5 लेखक का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में ये साहित्यिक परिचय वाला झंझट खत्म हो जाएगा और आपका उसी में से फंस जाएगा। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय अच्छी से तैयार कर लेना। 2 में से तो एक गारंटी के साथ आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। प्री बोर्ड में आया है तो बोर्ड में भी आएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। खा नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। इसकी भी शब्द सीमा 80 शब्दों की है और देख सकते हैं आप, महादेवी वर्मा जी का पूछा गया है, मैथिली शरण गुप्त जी का पूछा गया और जयशंकर प्रसाद का। अगर आप इन तीनों कवियों का जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं, इन 3 में से कोई ना कोई आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर। ठीक है, इतना गारंटी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर, देख सकते हैं आप। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। ठीक है, जिसकी शब्द सीमा 80 शब्दों की है। कितनी है? 80 शब्दों में आपको ये कथा वस्तु समाप्त करनी है। अथवा में भी क्वेश्चन है, लाटी अथवा ध्रुव यात्रा, लाटी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। ठीक है, 2 में से एक क्वेश्चन करना है, चाहे आप लाटी या ध्रुव यात्रा कहानी पर प्रकाश डाल दीजिए या फिर बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु कर दीजिए। ठीक है, 2 में से एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, 10 नंबर आपको इसके मिलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसकी भी शब्द सीमा 80 शब्दों की है। या तो आप रश्मि रथी खंड काव्य के पंचम सर्ग की कथा संक्षेप में लिख दीजिए या फिर रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण करिए। ठीक है, कर्ण का, कुंती का और कृष्ण का ही चरित्र चित्रण आता है। अगर आप इन तीनों चरित्र चित्रण तैयार कर लेते हैं तो कोई ना कोई आपका फंसेगा जरूर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। देख सकते हैं आप, अगला क्वेश्चन हमारा 8वें का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करते हैं। आप गद्यांश कौन सा है? पुरुष लौकिक प्रलोभनेषु बध्या नेत्य लक्ष्यांत कदापि भष्यन्ति। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, संदर्भ सहित इसका अनुवाद करना है। अथवा में भी एक संस्कृत गद्यांश पूछा गया है, तो चलिए देख लेते कौन। अथवा वाला जो गद्यांश आया है वो है, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च भास भारवी भवभुक्त्यो महाकव्य स्वीकीय। ठीक है, तो इसका क्या करना है आपको, इसका भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, 8वें का खा नंबर है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 2 7 नंबर का। ठीक, देख सकते हैं आप, श्लोक कौन सा है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वह स्वंतु लक्ष्मी समाविष्टो गच्छत व यथेष्टम। ठीक है, या फिर है वह मरणमस्तु युगांतरे व न्यायाक्त पथा प्रविच्यन्ति पदम न धीरा। ठीक है, इसका या तो कर लीजिए या तो इस वाले का क्या कर लीजिए, हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। 2 श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, है आंख का तारा, मुहावरा और लोकोक्ति में से आए हैं, कौन कौन से हैं देख लीजिए। आंख का तारा होना अर्थ होता है बहुत प्यारा। ठीक है, अपने वाक्यों में प्रयोग कर लेना। 9 2 11 भाग, 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। अगला हमारा है अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम बना लेना। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत ही थोड़ी चीज का होना। ठीक है, तो ये इनके अर्थ हैं। अब इनका वाक्य में प्रयोग आप कर लेना। ठीक है, इसके या तो पहला आपको 9वें का ये लोकोक्ति वाला कर लेना है या फिर अथवा में क्या पूछा गया है, अथवा में दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर सही विकल्पों का चयन करना है। ठीक है, देख सकते हैं आप, एक गद्यांश दिया गया है और एक ही पद्यांश दिया गया है, अपठित है ये। ठीक है, ये अपठित है, इसमें आपको क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़कर इन बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इस गद्यांश की हेल्प से इन बहुविकल्पी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, देख सकते हैं आप। तो अगला हमारा क्वेश्चन भी अथवा में है। क्या पूछा गया है आपका, फिर से एक गद्यांश दे दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इस गद्यांश की हेल्प से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
ठीक है, चाहे आप वो वाला गद्यांश कर लेना, उस गद्यांश से भी आपको बहुविकल्पी छांट के करने थे और इस गद्यांश से भी आपको क्या करना है, बहुविकल्पी छांट के करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। 11वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा आया है पुरुष का और परुष का। ठीक है, पुरुष और परुष होता है। ठीक है, इनके अर्थ आपको जो भी इनके अर्थ हो परुष और पुरुष का, आपको क्या करना है, जो भी अर्थ आपका आए उसको उसमें से एक बहुविकल्पी क्वेश्चन को आपको टिक करना है। अगला है तरण तरणी का। ठीक है, जो भी आपका अर्थ हो तरणी का और तरणी का आपको टिक करना है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना, चाहे नाग के लिख लीजिए, चाहे अयोधर के या फिर कर के, दो अर्थ लिखिए, यानी कि समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ग नंबर है 11वें का, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। ठीक है, देख सकते हैं आप, इसमें भी बहुविकल्पी में पूछा गया है, जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो यानी कि वो क्या होगा, असीम होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो वो क्या होगा, इंद्रियवान होगा, विजेता होगा, जितेंद्रीय या भूतपूर्व। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो कैसा होगा, जितेंद्रीय, मतलब उसने सब कुछ जीत लिया है। अगला हमारा अंगा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। देख सकते हैं आप, मेरे को अभी जाना है, मेरे को अभी जाना है, इसको या तो शुद्ध कर लीजिए, वह कुर्सी में बैठा है, इसको शुद्ध कर लीजिए, एक फूल की माला बनाओ, या मैं लड़के को पढ़ाया हूँ। ठीक है, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको 2 शुद्ध करके लिखना है, एक नंबर के। ठीक है, 12 नंबर हमारा क्वेश्चन आ गया व्याकरण का, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव देते हुए उदाहरण लिखना है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और हास्य रस का हास होता है। ठीक है, और इसी पर क्या करना है, इसी से आपको इस स्थायी भाव के आधार पर आपको परिभाषा और उदाहरण देना है। ठीक है, ये भी पूछ रहा है, देख सकते हैं आप, क्वेश्चन पूछ रहा है, स्थायी भाव के साथ परिभाषा व उदाहरण लिखना है और इसके साथ ही आप स्पष्टीकरण देंगे तभी फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, रूपक अथवा संदेह अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, पहले आपको क्या करिए, रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए, वही लक्षण होता है। ठीक है, लक्षण यानी परिभाषा और उदाहरण, और क्या करना है, स्पष्टीकरण अगर आप करते हैं तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, 1.5 मिल जाते हैं, 1 मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण। ठीक है, चौपाई कर लीजिए, चौपाई छंद कर लीजिए, चाहे दोहा छंद। ठीक है, लक्षण देते हुए उदाहरण आपको कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है, अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखना है। ये पत्र लिखना भी हमने अपने चैनल के माध्यम से सिखाया है, जिन लोगों को ना पता हो चेक कर सकते हैं। ठीक है, किसी माध्यमिक विद्यालय में लिपिक पद के रिक्त होने पर नियुक्त हेतु विद्यालय में प्रबंधक अथवा प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। ये पत्र भी हमने लिखना सिखाया है, जिनको ना आता हो चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ठीक है, निबंध कौन सा आया है, राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता। ठीक है, इस पर आपको निबंध लिखना है, या फिर मानव जीवन में वनों की क्या उपयोगिता है, इस पर आपको निबंध लिखना है, या फिर भारतीय समाज में नारी का क्या स्थान है, इस पर निबंध लिखना है, या तो स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थकता पर आपको निबंध लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्री बोर्ड परीक्षा इंटरमीडिएट का 2024 का। ठीक है, इस टाइप से आया था हमारे पेपर का पैटर्न। अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम भी आपका अच्छा ही जाने वाला है। ठीक है, तो वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।